नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और जैसा कि पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज जो हमारी चल रही थी, आज उसी सीरीज में हमारे साथ एक और पहाड़ की मजबूत महिला जुड़ चुकी हैं। शायद हमें कोई परिचय देने की उनको जरूरत नहीं है क्योंकि ये चेहरा बहुत जाना माना हुआ है। तो आज हम आपको मिलाते हैं सौहार्द जन सेवा समिति की संस्थापिका और अध्यक्षा विद्या महतोलिया जी से, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। और आज उन्हीं से हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नमस्कार मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके समाचार सच को। आपने इस काबिल समझा कि धन्यवाद मुझे अपने न्यूज चैनल में यहाँ पर बुलाया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम हम जानना चाहते हैं कि पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। जी मैम, नीरू भल्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन जो है पहाड़ों में व्यतीत हुआ है। मेरे पिताजी क्लास 1 ऑफिसर थे, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी थे और काफ़ी जगहों में मैं रही हूँ, जैसे ओखलकांडा, चंपावत, बेरीनाग, पिथौरागढ़। तो बचपन में मैं माँ बीमार रहती थी और तो पता नहीं उससे ही कुछ घर के काम करने की आदत बनी, तो कुछ सीखा, तो घर से ही मतलब पहले से ही संघर्ष करने की आदत बनती गई। और पढ़ाई करी मैंने, ओखलकांडा में पढ़ाई करी, इन सारी जगहों में किया, इंटर किया, फिर उसके बाद बीए करते करते मेरी शादी हो गई। तो ये मेरे उसका रहा। और हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। और उसके बाद 1985 में मेरी शादी कर दी गई पढ़ते पढ़ते। पहाड़ पानी क्षेत्र में मेरी शादी हुई और पहाड़ पानी नैनीताल जिले का एक गांव है, वहाँ पर शादी हुई और महतोलिया लोगों में। और मेरे पिता हस्बैंड शिक्षा विभाग में हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो उसके बाद मैं काशीपुर चले गई उनके साथ। और उसके बाद मेरी 8 नंदें थी, परिवार में मेरी सासू माँ थी और उनको लगता था कि अकेली बहू है, पूरा कारोबार था, खेती पाती हमारी। तो वो काशीपुर से उन्होंने ट्रांसफर अपना यहाँ शहर फाटक में करवा लिया। तो फिर मैं वहाँ रहने लगी और मेरे हस्बैंड जॉब में जाते और मैं घर में जो है खेती पाती, गाय बच्चे पालना, ये सारा काम मैं करने लगी वहाँ पर। तो बस यहीं से मेरे जीवन की जो समाज सेवा की गाथा है वो शुरू हो गई, समझ लीजिए। तो मैम ये तो फिर आप बिल्कुल घरेलू महिला बन के रह गई थे, एक जीवन रुक सा गया जी कि तो फिर इससे थोड़ा सा हट के कैसे फिर आपका ये समाज सेविका का जो आपने एक जज्बा बनाया और इस कैसे आए इस लाइन पे? मैं पढ़ना बचपन से ही मेरे बड़े ख्वाब थे कि मैं ये बनूं। अगर मुझे आजकल के जैसे चांस मिले होते तो मुझे गाने का बहुत शौक था, मैं गायिका बनती। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझको बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, मतलब ये ख्वाहिश थी मेरी। लेकिन मेरे पिताजी भी थे तो क्लास 1 ऑफिसर, लेकिन उनकी सोच जो थी एक ही कि लड़की को पढ़ा मतलब शादी के बाद वो सब कुछ करे, हम उसकी शादी कर दें। तो अब शादी होगी तो मेरे जो अरमान है वो धरे के धरे रह गए। गांव में रही, 3 बच्चे पाला पोसा, सब कुछ किया, वहां पर मैंने सारे काम किए जो भी एक लड़की मतलब स्त्री गांव में करती है। वही सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मेरा जीवन जो था, मतलब समझ लीजिए मैं ये सोचती थी कोई कल्पनाओं के सागर में नहीं, बस यही रहता था कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं, अपनी सास का कहना मानना है, अपने ये करना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों को पालना है। मतलब इसी में मैं रह गई। सीमित दायरा हो गया आपका, एक सीमित दायरा हो गया, लेकिन मतलब पूरा घर का कार्य मैंने पूरा निभाया। जबकि मैं कॉलेज नैनीताल से पढ़ते हुए मेरी शादी हुई थी, तो मैं चाहती तो मैं भी कुछ नक्शे नखरे वखरे नहीं, मेरे को हमारे संस्कार ऐसे थे कि मैंने पूरा काम सीखा और जो पहाड़ का जो एक जीवन है वो मैंने जिया है कि कैसे एक स्त्री सर पर बोझ उठाकर चलती है, कितने दूर से पानी भर के लाती है, कैसे गाय भैंसों का दूध लगाती है और सर पर 50 किलो का गट्ठर लेकर मैं सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर वो 10 मील दूर से घास लेके भी आई हूँ। खेत भी मैंने खोदे हैं, आलू की भी मैंने खुदाई गुड़ाई करी है, नहीं सीखा मैंने। वैसे शौक था, मुझे हर काम को करने का शौक रहा है, ये नहीं कि मैंने उसको बोझ समझ कर किया। मुझे लगता है कि जब स्त्री के एक संस्कार जो होते हैं, जहाँ हम जाते हैं तो वहां पर हम उस स्थिति में ढल जाएं, ये हमारी वो थी, तो वो मैंने किया। और उसके बाद आप जहाँ समाज सेवा की बात करेंगे तो वहां पर जब मैं रहती थी तो वहां भी वही था कि मैं थोड़ा तो एक क्वालिटी थी अपने में, थोड़ी लीडरशिप की,
तो हर कोई व्यक्ति मुझसे कोई बात करता है, जैसे वहाँ की महिलाओं पर घरेलू हिंसा, शराब पी करके अपनी बीवियों को मारना, प्रताड़ित करना। तो वहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई और एक शराब की भट्टी वहां पर खुली हुई थी, जो कि शाम को रोज दारू के ठेके पर लोग जाते थे और जाने के बाद जो है वहां पर पीना पाना, शाम को आकर के अपनी महिलाओं के साथ मतलब घरेलू हिंसा करना। तो वहां की सारी महिलाओं ने मुझसे बात करी और हमने आपको पता है जिस टाइम पे ना फोन होता था ना कोई चीजें होती थी, तो सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, एक दिन इकट्ठा करके उसके बाद प्रतिदिन 3 माह तक हम लोग 4-5 किलोमीटर दूर जा करके हर रोज वहां पर जाते, मशाल जुलूस निकाल के, कभी कुछ करके कभी कुछ करके। हमारा कोई वो नहीं है उसका, तब से कोई अखबार नहीं, कोई वो नहीं है ही नहीं, वहां जाता। और 3 महीने बाद उस टाइम पर ब्लॉक प्रमुख थी शांति बिष्ट, उनको हमने बुलाया। फिर वहाँ के सारे जो जेंट्स जो लोग पीते पाते नहीं थे वो हमारे साथ इकट्ठा हो गए, सबने हमें सहयोग किया। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। 3 महीने बाद वो शराब की भट्टी टूट गई और उसके बाद से लोग कहने लगे अरे इनको तो हम जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे, इनको तो हम विधायक बनाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो चाहते नहीं थे कि मैं उसमें जाऊं, हालांकि चाहते तो ये भी नहीं थे, लेकिन इसका एक असर था, जो थोड़ी बहुत ड्रिंक खुद करते थे वो उन्होंने छोड़ दी। इसका सबसे बड़ा एक तो हमें तो देख के नहीं लगता कि मैम ने कभी मतलब ऐसा भी होगा कि बड़ा कितना कष्टपूर्ण मतलब कह सकते हैं कि जीवन जिया है। कष्टप्रद भी नहीं बोल सकते हैं, मैम कह रही हैं जो भी चीज हमें मिलती है उसे हम लोग अपने को ढालते हैं। तो लेकिन हम कहते हैं आजकल लोग देख के हमें ये नहीं लग रहा है कि आप वो भी समय था एक ऐसा कि जब आप गट्ठर डालते थे, खेतों में काम करते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप फिर ये समाज के जो तरफ आप आए, फिर आपने एक घर का दायरे से बाहर निकले, वो भी एक पॉसिबल नहीं होता, परिवार के लिए तो नहीं होता कि जहाँ पर हम ससुराल पक्ष में हो और फिर आप कह रहे हो भरा पूरा परिवार था, ऐसा भी नहीं है। फिर बच्चे भी थे आपके, फिर हस्बैंड, वही सब वो पुराने समय के लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि नया था। तो इसको कैसे आपने अपने मतलब इस चीज से कैसे लड़ी, क्योंकि परिवार वाले थे सब? हाँ मैं, लेकिन बहुत मुश्किल था उसमें। जब वहाँ से मैं कहतुरी वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, सब लोग मेरे विपक्ष में हो गए थे, लेकिन कई लोग तारीफ भी करने लगे थे। तो अब मैं हस्बैंड से तो हम तब भी डरते, परिवार से हम लोगों के अंदर एक हमारे संस्कार ऐसे थे, आज भी हम लोग जो है इतना करने के बावजूद भी अपने परिवार से कहीं न कहीं डरते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये वाली बात है। लेकिन मेरी जिंदगी का एक फलसफा ये रहा है, मैंने कहा कि मैं अच्छा बुरा कभी करती नहीं और अच्छा करने से डरती नहीं, चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाए, क्योंकि जुनून है अंदर से। समाज में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाने की आवाज, मतलब ये बचपन से ही रहा। स्कूलों में भी रहते थे, कोई कभी कभी देखते थे कि लड़के अपने से वो लड़कियों पर बदतमीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस समय से आवाज उठाना सीखा कि ये नहीं कि हम दब जाएं और ये कर जाएं, ये नहीं, आवाज उठाना तब से सीखा था और वो आता गया। तो एक चीज आप बता रहे हैं ना कि डर, आपको अपने परिवार से डर था, लेकिन शायद ये शब्द हम लोग कहीं पर सही नहीं मानते। लोग बोलते हैं कि नहीं डर नहीं, ये लिहाज है, हम अपने परिवार को, क्योंकि हमने अपने परिवार को भी बनाए रखना है ना। नहीं, डर वो तो पहले है। डर तो ये था कि अरे कुछ कहेंगे नहीं, मैं कर तो ठीक रही हूँ, कहीं कुछ डांटे ना, ये करके डर अपनी तरफ से पूरे सही रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। बस ये था कि हम सही हैं तो कुछ कहेंगे भी तो हम समाज के सामने चिल्ला के कह सकते हैं कि देखो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये वाली बात थी। फिर मेरे बच्चे जो थे छोटे थे, और आपको पता ही है कि स्कूल में, गांव में ऐसे स्कूल नहीं होते थे, जैसे आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल, वहाँ पर शिशु मंदिर में बच्चे मेरे पढ़ाई करते थे। तो उनको हम वहाँ से जो है ले करके मैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी भी लाने के लिए मैंने बहुत ही जद्दोजहद की, समझ लीजिए कि वो कहते अरे नहीं यहाँ भी तो स्कूल है, ये है। सास लोग कहते क्योंकि खेती पाती, घर में पूरा कारोबार, अकेले भाई थे ये, तो उसको छोड़कर यहाँ बच्चों को लाना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष का काम था। तो लेकिन बहुत लड़ाई लड़ी इसके बहुत लिए। लड़ाई कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, आपके पास पैसा, आप जॉब वाले हो, इस पैसे का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो मतलब अच्छे काम के लिए संघर्ष किया है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको वहां से यहाँ लेके आई बच्चों को। फिर हस्बैंड मेरे जॉब करते थे शिक्षा विभाग में, और मैं हल्द्वानी लाई। हल्द्वानी मैंने तीनों बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दी। तीनों बच्चे मतलब 2 इंजीनियर हैं, एक बेटी MSc BEd करके उसकी शादी कर दी, और उसके बाद जो है फिर हल्द्वानी में आकर के भी समाज सेवा की शुरुआत होती रही, करती रही मैं। और एक जुनून वही था, कहीं पर भी मतलब गरीब साई की मदद करना, और ये कहीं पर भी कहीं गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये बचपन से ही एक जुनून था अपने अंदर। तो वो कहते हैं ना कि
वो छुपती नहीं है वो चीज। जो चीज होती है अपने अंदर, वो कितना भी कोई कोशिश करे, कितना चाहे पति दबाए, चाहे परिवार वाले मतलब जो दबाए, अंदर की प्रतिभा थी, हाँ, आपने जो उसे प्रतिभा हमेशा है, अपने को जागरूक रखा है। हाँ, वो प्रतिभा निकल ही जाती है। जी। अब उसके बाद जा करके जैसे यहाँ उस टाइम पे तो ज्यादा ये समाज सेवा का इतना वो नहीं था, और जानते भी नहीं थे कि समाज सेवा कर रहे जी, जी, हैं। बिल्कुल। भाई ये था कि मैं, ये गरीब है, इसकी मदद करनी है। और ये जैसे उन दिनों सबसे बड़ा काम क्या होता था, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। महिलाओं को नॉलेज नहीं थी, गरीब महिलाएं थी, मतलब कहना चाहिए कि शिक्षा, अधिकारों का किस तरह उन्हें मिले, हाँ, इसे अशिक्षित, मतलब उनको ये नॉलेज नहीं थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उन लोगों की मदद के, कभी समाज कल्याण ऑफिस, कभी भीमताल जाना है, कभी कहीं जाना है, उनकी लगाना धूप में। उन दिनों मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, कोई चीजें नहीं होती थी, धूप में छाता ओढ़ करके मैं सब लोगों को, उनको ले जा करके जहाँ जहाँ होता था उनके, काफी ये काम को मैं करती थी। तो फिर घर में बच्चे छोटे थे तो कैसे जी हाँ। तालमेल बिठाते थे घर पे, क्योंकि हस्बैंड भी हुए? जी जी, तालमेल ऐसे बिठाते थे कि हस्बैंड तो पहाड़ में रहते थे और मैं यहाँ रहती थी। मैं बच्चों के स्कूल उनको भेज के, उनके आने तक जो है, जा करके काम करके घर आके उनके आने तक खाना वाना बना के तैयार रखती थी। जब घर आ गए तो बच्चों को देखा, उसके बाद फिर निकल जाती थी। 1 टाइम या 2 टाइम तो मैं जरूर निकलती थी। उन दोनों थोड़ी जवानी भी थी, ताकत भी थी। अब ज्यादा नहीं निकल पाते हैं इतना जितना उस टाइम पे किया है। और कभी सोचा नहीं था कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, बस ये था कि हम। और ये आपका हल्द्वानी में जो ब्लड बैंक है, ये पंत जी, एक ये थी नारी उत्थान समिति, जिसको बिंदु कार्की जी और MS कार्की जी थे। उन्होंने मुझे समाज सेवा के गुर सिखाए। मतलब वो जो करते थे ना, कि मैं उनको पता था कि इसके अंदर एक प्रतिभा है, इसको हमें लाना है। वो काफी सयाने थे। तो मैं उनके साथ मिलकर के जो है, ये हल्द्वानी का जो ब्लड बैंक है ना, इसमें भी 3 महीने तक मैंने धरना दिया है। तो ये ब्लड बैंक आज है तो समझ लीजिए उस समय हम जैसे लोगों की बदौलती है। तो उसमें भी हम 2-2 घंटा हम यहाँ आते थे। ये जो बेस हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल, उन दिनों कोई ब्लड बैंक नहीं था। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर नहीं था। जाके हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बहुत दिनों तक आवाज उठाई, फिर ये बन गया था। हाँ, हालांकि देखिए ना, जैसे आजकल हर चीज सोशल मीडिया की वजह से बहुत जल्दी फैल जाती है, पता चल जाता है लोगों को। पहले ये चीजें थी नहीं, कोई अखबार में, कभी किसी अखबार में लग जाया करती थी ये खबर, बहुत सोर्स लगा के, वो भी। हाँ जी। तो फिर यहीं से आपके ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटे तो नहीं, आज देखिए इसको एक बड़ा लेवल से वो चल रहा है उसमें ना। फिर उसके बाद जा करके फिर वो हुआ कि इतने सारे काम करते 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 एक दिन मेरे दिमाग में आया कि जो काम मैं अकेले करती हूँ, कुछ 2-4 महिलाओं को इकट्ठा करके क्यों नहीं करूँ। तो मैंने इसी को सोचा, किसी ने कहा भाई तुम तो इतना काम करते हो, ये करते हो, तो तुम एक अपनी संस्था बना लो। तो संस्था बनाई तो पता लगा इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ये है वो है, सारी चीजें। तो फिर 2003 में ये सौहार्द सेवा की समिति की स्थापना करी। और इसके तहत फिर हमने स्कूल में जाकर वही करते थे। पहले स्वेटर वितरित करना, कॉपी किताब वितरित करना। उस जमाने और कोई नहीं करता था, हम ही लोग थे संस्था के। हाँ। उस टाइम पर इतनी लोगों को जानकारी भी नहीं थी, तो वहीं से कार्यक्रम की वो शुरुआत करी। उसके बाद जा करके ये 2012 में फिर संस्था के माध्यम से तो नहीं कह सकती, मैं एक ऐसी जगह पे रहती थी लाल डांट में, जहाँ पर की 40 फीट जो पूरी सड़क थी वो 10 फीट में तब्दील हो गई थी। लोगों ने, पूरे शहर वालों ने उसको कूड़े का केंद्र समझ लिया था। तो वहां पर आवाज उठाई। अब वो बल्कि हिंदुस्तान, अमर उजाला, सब जगह वो सारी फोटोएं होंगी हमारी। उन दिनों खुद फिर हम आने लगे, मतलब फोटो में, अखबार में हम फिर आने लगे, खुद ही लोग हमको वो करते थे। तो वहां पर जाकर के वो मैंने वहां पर फिर ये पेंटिंग प्रतियोगिता कराई और सारी संस्था की महिलाओं ने उसमें प्रतिभाग किया। और ऐसी जगह बनाती जहाँ 1 मील दूर से लोग नाक बंद करके जाते थे। लाल डांट में इतनी गंदी जगह, आपको पता भी होगा। बल्कि PWD के बिनवाल जी थे, वो कहते थे आपसे प्रेरणा लेकर मैंने भी हिम्मत करी अपने बगल में जो प्लॉट में कूड़ा है उसे उठाने की। तो तभी से मुझे पता लगा, अरे हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर वही स्वच्छता और पर्यावरण पर काम करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं भी कहने वाली थी आपसे कि स्वच्छता और पर्यावरण में आपने ये भी एक अभियान चलाया था। बीच में हम सुनते थे, लेकिन इस बीच में फिर काफी लोग उभर के आ गए, तो आपको काम थोड़ा सा वो हो गया। वो थोड़ा वो नहीं, फिर हो गया था। फिर नगर पालिका जागरूकता अभियान ऑटोमेटिक ही बन गया ये। क्योंकि हम तो पहले भैया एक माइक लेकर के गाना बना करके पटेल चौक, मटर गली, कहाँ काम नहीं किया, सफाई भी की। लोग कहते तुम खाली नारे लगाते हो। हमने फिर वो पकड़ करके नालियों में कूड़ा वो डाल करके वो भी निकालना शुरू किया। फिर पूरी साफ सफाई, मतलब लोगों जागरूक करना। हमारे अंदर ऐसा जुनून हो गया था कोई। और हमको पता, हमसे लोग डरते भी थे
कि भाई वो लोग आ रहे हैं, अरे और वो लाल डांट में कूड़ा फेंक से पहले अगर आ गई विद्या महतोलिया करने में तो वो तुरंत दूर से ही भाग जाते थे। हाँ, और एक बार तो सरिता आर्या जी, वो मतलब विधायक जी, उनके बेटे का भी हमने कूड़ा मतलब वो डाल रहे थे, उसी में हमारा वहां पर जाए। और जैसे ही हम लोग लाल डांट में काम करते थे, स्वच्छता पर हमारा चल रहा था, कूड़े उसको सफाई का, तो अचानक ही क्या हुआ, विधायक जी के बेटे ने वहां पर कूड़ा डाल दिया। तो हम सारी संस्था के लोग वहां पर गए और चिपट गए उनको, मतलब अब मेरे से तो वहां पर सारे लोग डरते ही थे, बोले क्या हो गया क्या हो गया। उसमें सारा लाइव कर दिया सब लोगों ने। मीडिया वाले भी कहने लगे आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा काम तो रोज ही अच्छा करते हैं, आज ही विधायक जी के बेटे हैं तब इसलिए। लेकिन हमने उनसे 1000 रुपया जुर्माना लिया। उसके बाद जा करके सब लोग पूछने लगे कि इस पैसे का क्या करोगे। हमने कहा वही कैंसर और किडनी पीड़ित वगैरह को हम देंगे करके। तो तब से हमारा जो रुतबा था काफी बढ़ गया, मतलब सब लोग हमसे डरने लगे और हमारे जो हौसले थे ना और बुलंद हो गए कि हमने कहा हम काम करेंगे। और स्वच्छता पर्यावरण पर हमने फिर जम के काम किया। गली मोहल्ला, मटर गली, सदर बाजार, पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में बहुत काम किया इसके लिए। और इसी काम को करते हुए मेरा एक विद्या जी का अभियान करके उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में 6-7-8 में एक लेसन चलता है जिसका नाम है विद्या जी का अभियान। एक शख्सियत विद्या जी का अभियान करके लेसन चलता है जिसको पढ़ाया जाता है उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में। तभी से वो किसी ने, मतलब वो मंजू पांडे उदिता है, इन्होंने इनको बुलाया गया था तो इन्होंने लिखा था वो। और हमारे स्वच्छता कार्यक्रम में ना हमको मेयर साहब का भी बड़ा योगदान मिला। और हरवीर सिंह जी थे यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट, उनका भी काफी योगदान रहा। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी इस अभियान में। हम उनका बल्कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें मतलब उत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया इस कार्य के लिए हमें। बस ऐसे ही चलता रहा, धीरे 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 हर क्षेत्र में संस्था के माध्यम से हर क्षेत्र में काम किया। कहीं अकेले किया तो अभी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में काम, चाहे वो मतदाता जागरूकता हो, चाहे सिलाई कढ़ाई केंद्र खोला। मैं 2-2.5 साल से कमलवा गांजा क्षेत्र में गई, यहाँ महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया। उनके लिए गेम्स प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र खोला। तो मन में एक रहता है कि मैं एक महिला हूँ, जो कमी कहीं पर मैंने देखी है उस कमी को आज मैंने खुद को भी सक्षम किया है। मैंने अपने को एक गांव से उठाकर एक शहर तक लाने में, ये मेरे एक अंदर जो प्रतिभा थी उसको मैंने निखारा है। वो स्वयं ही एक महिला ही उसको निखार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जितना संघर्ष करता है ना जिंदगी में, वो ही उसको ही उन्नति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, ये बड़ी खुशी की बात है कि मैम मुख्यमंत्री द्वारा जो तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, जो 2022 में जिनको सम्मान मिला। तो हम थोड़ा पूछते हैं मैम से कि जो ने ये सम्मान मिला वो क्यों मिला और कैसा वो था पल की जो आपके लिए। मैं सम्मान के लिए तो कभी काम नहीं किया था, लेकिन जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक स्त्री तो ना 2 शब्द प्यार के जो शब्द होते हैं ना, उनकी भी भूखी होती है, वो भी उसको भी सम्मान करती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं घर में और उसमें अगर घर वाले कहते थे वाह खाना बहुत अच्छा है, तो वो भी उसको अपना सम्मान प्रतीत होता है। तो ये मेरी 30 साल की सेवा थी। यकीन नहीं था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। पूरे वैसे तो मुझे देहरादून, दिल्ली में भी मुझे 2021 में उत्तराखंड नाट्य संस्थान द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार मिला। और शहर के भी कई लोगों का मुझे प्यार और सम्मान मिला है। तो लेकिन उसके बाद उत्तराखंड ये राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार मिलने पर तो मुझे जो खुशी हुई उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और पहले मुझे लगता था कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दर्द सहा है, बहुत दुख देखा है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इतना कष्ट सहा और मेरी आवाज निकली। लेकिन आज मुझे लगता है इन सब के पीछे ये पुरस्कार मिलना था मुझे। अगर मैं ये चीज नहीं सहती तो आज ये पुरस्कार नहीं मिलता। इसलिए जीवन में जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो ईमानदारी की और जिसका जुनून होता है किसी कार्य के लिए, उसको कोई रोक नहीं सकता। उन सब का परिणाम ही ये उत्तराखंड ये जो तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है ये है। तो बहुत खुशी होती है मैम, जब पुरस्कार मिलता है तो बहुत खुशी होती है। सोचा नहीं था, मिला तो बहुत अच्छा लगा। बहुत, वो तो इसके तो आप पात्र थे, तभी आपको ये सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो मैम हमने सुना है कि आपको कविताएं करने का, आपकी बात को काटती हूँ, लेकिन जब मुझे सम्मान मिला उसके बाद घर आकर के पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि नारी तू नारी से ईर्ष्या करती आई है, तभी तू जाग कर भी नहीं उठ पाई है। सास बहू ननद भाभी की कहानी कहती आई है, तो पुरुष से दबती और स्त्री को दबाती आई है। तभी पुत्र की चाह में तूने पुत्री को दिया गर्भ में मां, क्या तू बेटा और बेटी में अंतर कर पाई है? नारी तू नारी से ईर्ष्या। ये जो मेरी कविता थी, इसको मेरे शहर की कई सम्मानित महिलाओं ने फेल किया है। मैं ज्यादा के बारे में नहीं कह सकती,
कई ऐसा होता है जब एक स्त्री आगे को बढ़ती है तो दूसरी स्त्री उसकी बिल्कुल टांग खींचती बिल्कुल, है। ये बात बिल्कुल ये आपने- बात मेरे साथ बहुत हुई है। बहुत लेकिन हुई इस है। बार जब मैं पुरस्कार लेके आई और जिन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया, दिल से दिया, तो मैं उन सबकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए ये कविता के कुछ जो लाइनें हैं वो फेल कर दी इन सारी महिलाओं ने। जी, नारी ही मैं नारी सबका की बहुत बहुत ईर्ष्या। धन्यवाद करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा मैम, आप कामी महिलाओं के लिए कांजी मैम, तो ये जो आपको तिलू रोतेली में जो पैसा मिला जो आपको, इसका आपने क्या किया? मैम मुझे एक बार उत्तराखंड नाट्य संस्थान द्वारा मिला 2021 में, उसमें 21,000 की राशि मिली थी। वो भी मैंने ये वीरांगना संस्था के बच्चों के लिए और एक अन्य जगह मैंने दान की थी। जी। और उसके अलावा मुझे जो ये राज्य स्तरीय ये इस साल का जो 2022 का तिलू रौतेली मिला था, इसमें 31,000 की राशि मिली थी, जो मैंने वीरांगना संस्था और प्लस जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान, क्योंकि वो लोग भी समाज में नैतिकता के लिए काम कर रहे हैं, समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका भी कोई नहीं है, तो मैंने वो आधी राशि वहां दी। तो उनको मिला करके पूरा सब कुछ मैंने मतलब दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। थोड़ा जो आने जाने में मेरा खर्चा हुआ था बस वो निकाला और ज्यादा सब राशि दान कर दी मैं। तो मैं मतलब कि आप तन से तो लगे ही रहते हैं, धन से भी पूरी हेल्प करते हैं लोगों की। तो इसके अलावा जैसे ये तो आपने वीरांगना और मैम जो संस्था ना हो हम गई। लोग संस्था चलाते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारी संस्था के मेंबर हैं उसका एक हमने निश्चित राशि रखी हुई है, तो वो साल भर का इकट्ठा ले लेते हैं, उसको बैंक में जमा करते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं जैसे किडनी पीड़ित के लिए, समाज में मतलब महिलाओं के लिए कितना करना है, ये चीज पहले हमारा डिसाइड हो जाता है। उस हिसाब से हम फिर लोगों की मदद करते हैं कि इतना स्कूलों में खर्च करेंगे सरकारी, इतना हम अस्पतालों में खर्च करेंगे, और इतना जो है हम लोग महिलाओं की जैसे सिलाई कढ़ाई के लिए या ये गेम्स प्रतियोगिता कराते हैं इसके लिए, या जो भी अन्य कार्य है इसके लिए जो आप तो पूरे वर्ष ही एक्टिव रहते हैं, जो हर कार्य में लगे रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो मैम इसके अलावा जैसे आपने बताया कि हम कैंसर पीड़ित हो गया, किडनी फेल हो गए, लेकिन आपकी जितनी कोशिश होती है आप कर लेते हो। हाँ जी। तो एक चीज बड़ी अच्छी है, मैम को कविता करने का भी शौक है, तो हम चाहेंगे मैम से, हालांकि मैम हमें पहले बता चुकी हैं कि ये भी मेरे एक शौक में ही था, लेकिन उस चीज को हमें बढ़ावा नहीं मिल पाया। तो मैम से हम पूछेंगे कि मैम ऐसा था ना, जैसे मेरे को शौक थे, अभी मेरे को शौक था कि मैं पूरी पढ़ाई करूं, मैं डॉक्टर बनूं, ये बनूं, लेकिन वो सारे शौक मैंने अपने बल पर पूरे किए। मैं पढ़ नहीं पाई थी, मैंने पूरा MA, डबल MA, MSW अपनी बेटी की शादी के बाद पूरा किया। मुझे ड्राइविंग का शौक था, मैं स्कूटी चलाती हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, सारे शौक अपने बल पर पूरे किए। और मैंने अपने परिवार की इकोनॉमी कंडीशन को करने के लिए सहारा जैसे संस्थान में LIC में काम भी किया, कहीं पर ऐसा नहीं किया, हमेशा ऐसा किया। ये मेरी एक प्रतिभा ही आप समझें। और एक उसके अलावा मुझे स्विमिंग का मुझे बहुत शौक था, वो शौक भी मैंने पूरा किया। हाँ, बहुत अच्छी स्विमिंग में कर लेती हूँ, बहुत अच्छी ड्राइविंग में कर लेती हूँ, और डांस करना, गाना गाना, ये सारी मेरी शौक हैं। और मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश रहना चाहती हूँ, और लोगों को भी खुशियां देना चाहती हूँ, और खुद भी खुश रहना चाहती हूँ। और जीवन में एक बात यह है कि हमको हमेशा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों को खुश रखें, ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, और हम जितना अपना जीवन ना सात्विक, ईमानदारी और पवित्रता से जीते हैं ना, तो उतना हमारे जीवन में सुधार होता है और हम उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो इसलिए जी। तो मैम ये जो आप इतना काम कर लेते हो, इसमें आपका पति का कितना सहयोग रहता है? मैम पति का सहयोग तो मैं क्या कहूँ, पहले तो मेरे पति हर चीज में भाई डांटते ही थे, मतलब मुंह ही बनाते थे। किसी भी पति को अपनी स्त्री का घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं। हर कोई ये चाहता है कि मेरी बीवी हर वक्त मुझे लिए खाने की थाली सजा कर रखे, मेरे को हर चीज हाथ में दे। पहले मैं करती भी थी ऐसा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं समाज में गई, फिर मेरे पति को भी पता लग गया कि ये गलत काम तो करती नहीं जाती है, और मैं जाऊंगा तो लोग मुझको ही पे ही नाम रखेंगे।
इसलिए मैं आज कहीं भी जाऊं, मेरे पति अब कुछ नहीं कहते, लेकिन आज भी A to Z घर का काम करके आती हूँ, और पूरे पति को जो भी है, अब वो मुझसे कुछ नहीं कहते, मैं कहीं भी जाऊं बस मैं इतना कहती हूँ, मैं जा रही हूँ तो चले जाती हूँ। अब मैं उनका सपोर्ट ही समझूंगी कि अगर शायद वो मुझे किसी और पतियों की तरह 24 घंटे अपने बगल में बैठा करके आज स्कूटी में यहाँ घुमाते वहां घुमाते, पिक्चर दिखाते वो दिखाते, तो शायद मैं आज समाज सेवा के इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि अगर हमको जो मुकाम पाना है तो उसमें हमको निरंतर कार्य करना चाहिए, और अपनी इच्छा शक्ति जब होती है तो फिर हर मुकाम हासिल हो जाता है। मैम ने वैसे हर शौक पूरा कर लिया, लेकिन बस एक डॉक्टर बनने की जो उनकी शौक था, एक शौक में ही, मतलब शौक में भी नहीं, जो तमन्ना थी वो रह गई, क्योंकि वो उसमें एज हमारी थोड़ा सा मैम ऐसा ना, अगर मैं डॉक्टर बनती तो मैं समाज सेवी नहीं बन पाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चीज अब ये समाज को ज्यादा जरूरत थी ना आपके। समाज को जरूरत थी, हाँ। शायद मैं इसीलिए डॉक्टर या कोई अन्य चीज नहीं बन पाई। हाँ। मुझे समाज को मेरी जरूरत थी, और मुझे भी शायद इस काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैम जो आपका ये कविता वाला जो शौक है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये 4 लाइनें सुना दीजिए, कोई आपकी अपनी अच्छी सी। जी, अपनी, मैं जो भी कविता करती हूँ सारी मेरी अपनी ही होती है। हाँ जी। तो 2 शब्द मैंने सबसे पहले लिखे थे। करूँ मैं काम ऐसा के अमर नाम हो जाए, जलाऊं लौ में ऐसी के अंधेरा दूर हो जाए, नदियों में धराओं में समंदर की हवाओं में बिखेरूं ऐसी खुशबू के फिजा मशहूर हो जाए। लाखों की भीड़ में मैंने लोगों को मरते देखा है, मरूं तो मैं मरूं ऐसे देश के काम आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करूं मैं काम ऐसा के अमर नाम हो जाए। लास्ट बंद बनाती हूँ, काफी लंबी है लेकिन बीच के 1-2 छोड़ के लास्ट करती हूँ। मेरा जीना हो ऐसा के किसी के काम आ जाए, मैं छोड़ दूं दुनिया मेरी तस्वीर रह जाए, मैं छोड़ दूं दुनिया मेरी तस्वीर रह जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। आवाज भी बहुत अच्छी है आपकी, सुरीली आवाज है। तो ये तो था मैम का जो आज तक का अपना जीवन का संघर्ष भी है, लेकिन अब मैम सुकून में है कि वो संघर्ष उनका कामयाब हुआ, उनकी इसी गतिविधियों का अब वो परिवार है, वो ही समाज है, सब अच्छा चल रहा है। तो मैम इसी तरह जिस तरह आपने पहाड़ की, जैसे आपने भी पहाड़ का जीवन मतलब बिल्कुल ग्रामीण भी जिया है, तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको कुछ संदेश दें कि वो भी इस तरह आगे आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उनके भी मोटिवेट हों वो लोग भी। जी मैं इस बात को पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा भी कहूंगी, अगर हमारे अंदर जुनून है, इच्छा शक्ति है और कार्य करने की जो लगन है वो है, तो हमको इसमें कभी किसी को नहीं देखना चाहिए, अपने जुनून से काम करते रहना चाहिए। और इच्छा शक्ति है तो हम संघर्ष हमें जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। और हम लेकिन इस कार्य को हम लोग ईमानदारी से करें, ये नहीं हम जा रहे हैं समाज सेवा करने, कुछ कर रहे हैं कुछ और गलत काम। आज समाज सेवा की कई परिभाषाएं होगी, समाज सेवा की जो परिभाषाएं आप भी देख रहे हैं, पूरा समाज भी दिख रहा है। आज एक क्या क्या स्थितियां समाज में हो रही है, इस पर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहती हूँ कि आप ईमानदारी और सत्यता के रास्ते पर चले। जो काम करने आप, हमारा एक लक्ष्य है कि हमने किसी की हेल्प करनी है तो वह हेल्प तक ही सीमित रहे, ये नहीं कि हेल्प के आड़ में हम कोई और गलत काम करें। तो हम अगर सत्यता के रास्ते पर चलते हैं और इच्छा शक्ति है तो हमें जरूर मुकाम मिलता है। हमारी जो पहाड़ की अपना एक स्वाभिमान भी हर स्त्री का अपना होना चाहिए कि आज महिलाएं कहती है कि हाँ पुरुष ने ये किया वो, अरे हमारी जो कंट्रोल है ना खुशी का या हमारे कार्य का, वो हम किसी दूसरे के हाथ क्यों दें। अपनी जिंदगी का, अपनी खुशी का जो रिमोट है ना वो अपने हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए डरना नहीं है, अच्छे काम में डरना नहीं है और गलत काम करना नहीं है। इस परिभाषा के साथ हर महिला, हर लड़की चलेगी
कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई समाज सेवा करे, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, टीचर बने, पायलट बने, आज हर जगह जा रही है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में जा रही है, तो वो उनका ध्येय अगर नेता बनना है तो नेता बनने के लिए ही प्रयास करें। नेता बनते बनते कुछ और न बन जाए। बस ये जो शक्ति है हर स्त्री के अंदर होनी चाहिए कि मैं किसी पुरुष से, क्या है, पुरुष तो हम गाड़ी के दो पहिए के समान, एक स्त्री और एक पुरुष, तो उसमें ये नहीं कि हम उसको हराना है, उसको हराना नहीं है, हमें अपना काम करना है बस। तो इसी इच्छा शक्ति के साथ हम काम करें तो हर सफलता मिलेगी। और जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम ने बहुत ही अच्छा बताया ये चीजें। ये समाज सेवा करते करते कोई जीवन में कभी ऐसा भी कोई पल आया होगा जो बहुत यादगार होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन यादगार हो? मैम ऐसा है, जब हम कोई भी कार्य करने निकलते हैं, कहते हैं ना जब कुछ करते हो तो तभी तो लोग तुम्हारी टांग भी खींचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब कोई कार्य, मैं काम तो सुकून के लिए कर रही थी, लेकिन स्थितियां ऐसी आ जाती है कि सुकून के लिए कोई काम नहीं होता, हमें ज्यादा जटिलता समाज में आती है, उससे हमें सीखने को मिलता है। देखिए जितना जुनून मेरा है दूसरे का तो नहीं होगा। हर कोई को लगता है कि ये आगे बढ़ रही है तो ये तो हम भी काम कर रहे हैं, ये भी आगे को बढ़ी है, तो टांग खिंचाई तो बहुत होती है। तो इन चीजों से सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात है मैंने सीखा, जितना भी जो लोगों ने मुझे परेशान किया या जिन लोगों ने, अब मेरे को लगता था कि मैं इन्हीं लोगों के कारण आगे बढ़ी हूँ। मैं आज ये सोचती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी टांग खींची है या जिन्होंने उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं आगे को कैसे बढ़ूं। और ये चीजें तो सीखने की थी। अब लगता है ये समाज में जाते हैं तो कभी होता भी है ये चीजें, ये जीवन का एक पार्ट है। और लेकिन खुशी तो तभी मिली थी जब इतने सारे पुरस्कार मिलते हैं, लोग मेरी तारीफ करते हैं। हर जब मुझे तीलू रौतेली मिला था तो वहां भी लोग मेरा एक फोटो वो याद मुझे बहुत रहती है। जब मैं वहां से घर आई थी तो कई लोगों ने कहा था अरे मैम आपके साथ एक फोटो, तो मुझे लगा मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ। और एक विद्या महतोरिया जो गांव पहाड़ पानी से निकली थी, जो एक सीधे पल्ले की साड़ी पहन करके गांव में 50 किलो का बोझ उठाकर घर आती थी, आज उसके साथ वो गाड़ी चलाते हुए जब जाती है तो लोग उसके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए बेताब हैं। तो इससे बड़ा पल मेरे लिए क्या हो सकता है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा, ये जीवन का एक अनुभव है, मतलब होता है, ये जीवन का ही एक पार्ट है बस। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। जीवन ही संघर्ष है, तो इसी तरह हम आगे भी आपको पहाड़ की मजबूत महिलाओं से मिलाते रहेंगे। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा।